ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू मीडियम की संवेदा ई क्लासेस में मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। तो बच्चों, आज हम साइंस की 8वीं जमात की जो दरसी किताब है उसका जो 13वां सबक है नौजवानी की आमद यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इसके दूसरे हिस्से का हम मुताला करेंगे। तो पहले हिस्से में यानी पिछली क्लास में आप क्या पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले नौजवानी और सनबलोग, इसके बारे में आप पिछली क्लास में जान चुके हैं। तो बलोग्त के मायने क्या हैं, बलोग्त की तब्दीलियां, जिस्म की शक्ल में तब्दीली, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आवाज में तब्दीली, पसीने के गदूद और शहमी गदूद की बढ़ी हुई फालियत, जिनसी आज़ा का बलोग, इसको आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और जहनी, अक्ली और जज्बाती बलोग्त, तो इन सारे नुकात के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सानवी जिनसी खुसूसियात, तौलीदी अमल को शुरू करने में हार्मोन का किरदार क्या है, इंसानों की जिंदगी में तौलीदी मरहला, रिहम में किसी बच्चे की जिन्स कैसे मालूम की जाती है, जिनसी हार्मोन के अलावा दीगर हार्मोन। तो चलिए अब हम देखते हैं सानवी जिनसी खुसूसियात। तो जैसा कि आपने पिछले सबक जानवरों में तौलीद में आपने पढ़ा था कि खसिया और बैस खाने तौलीदी आज़ा हैं, तो ये आज़ा ज़वाजे पैदा करते हैं। तो बलोग्त आने पर लड़कियों के सीने पर उभार शुरू हो जाते हैं और लड़कों के चेहरे पर बालों की रोईदगी की शुरुआत हो जाती है, या फिर यूं कहिए कि दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, तो लड़कों के सीने पर बाल निकलने लगते हैं। तो ये सारी सानवी जिनसी खुसूसियात हैं। तो लड़के और लड़कियां दोनों ही की बगलों और जेरे बाल नाफ जो है बाल निकलने लगते हैं। तो इन सारी खुसूसियात की बिना पर नर और मादा यानी मेल और फीमेल, तो मर्द और औरत की शनाख्त होती है और इसलिए इनको सानवी जिनसी खुसूसियात यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि बलोग्त आने पर किस वजह से ये तब्दीलियां आती हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहेली और बूझो, और साथ ही साथ आप भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि बलोग्त आने पर किस वजह से ये सारी तब्दीलियां आती हैं। तो नौजवानी में जो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं उनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो सवाल क्या था कि सारी तब्दीलियां कैसे आती हैं, क्यों आती हैं। तो ये जो सारी तब्दीलियां जो है नौजवानी में रोनुमा जो होती हैं वो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन्स, व्हाट आर हार्मोन्स, क्या है हार्मोन्स। तो जवाब है हार्मोन कीमियाई अशिया यानी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका इफराज बेनाली गुदूद यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रिलीज सब्सटेंस खारिज करते हैं, इफराज करते हैं, उन कीमियाई अशिया को हम हार्मोन कहते हैं। तो लड़कों में सनबलोग, यहाँ पर कसिए नर हार्मोन यानी मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं उसका इखराज करते हैं। लड़कों के चेहरों पर बालों की रोईदगी शुरू हो जाती है। लड़कियों में सनबलोग देखिए बैज खाने मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है उसका इखराज करते हैं।
लड़कियों के सीनों पर उभार शुरू हो जाते हैं, यानी पस्तानियों की इर्तिका होती है, मेमरी ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर पस्तानी गुदूद का इर्तिका होता है। तो ये लड़कों और लड़कियों में सनबलोग की जो यहाँ पर फर्क है, उनके दोनों के दरमियान जो फर्क है वो कुछ इस तरह से है। तो लड़कों में सनबलोग और लड़कियों में सनबलोग किस तरह से अलग है, देखिए यहाँ पर। तो खसिये, जो लड़कों में खसिये जो होते हैं वो मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो उसका इखराज करते हैं। तो लड़कियों में जो बैज़खाने हैं यानी मादा हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं वो उसका इखराज करते हैं। तो लड़कों के चेहरे पर बालों की रोईदगी शुरू हो जाती है और लड़कियों के सीनों पर उभार शुरू हो जाते हैं, और लड़कियों में पस्तानी गुदूद यानी मेमरी ग्लैंड्स का इर्तिका होता है। तौलीदी अमल को शुरू करने में हार्मोनों का क्या किरदार है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत से बेनाली गुदूद यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये बेनाली गुदूद दौरान खून में हार्मोन्स का इखराज करते हैं जो जिस्म के खास हिस्से में पहुंचते हैं, जिसे हम हदफी अज़ू यानी टारगेट साइट कहा जाता है। तो ये हदफी अज़ू यानी टारगेट साइट हार्मोन के तय रद्द अमल का इजहार करता है। तो तौलीदी अमल को शुरू करने में इस तरह से हार्मोनों का किरदार होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इन्हें कौन यहाँ पर बेनाली गुदूद जो है यहाँ पर इखराज करते हैं, और ये बेनाली गुदूद सीधे बराह रास्त जो है दौरान खून में इनका इखराज करते हैं इन हार्मोन्स का, और ये हार्मोन्स जिस्म के उस खास हिस्से तक पहुंच जाते हैं, और उस खास हिस्से तक जहां पर हार्मोन्स पहुंचते हैं उनको हम हदफी अज़ू यानी टारगेट साइट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये टारगेट साइट्स यानी हदफी अज़ू ये हार्मोन के तय जो है रद्द अमल का इजहार करते हैं। नर हार्मोन और मादा हार्मोन की पैदावार एक और हार्मोन के कंट्रोल में होती है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। तो इनकी पैदावार जो है एक और हार्मोन के कंट्रोल में होती है जो एक बेनाली गुदूद यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से इफराज होता है, जिसे रतूबत खेज गुदूद यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो ये जो मेल और फीमेल हार्मोन है ये एक और हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं जिसका नाम यहाँ पर जिस गुदूद से यहाँ पर ये हार्मोन खारिज होता है उस गुदूद का नाम है पिट्यूटरी गुदूद। तो पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाला हार्मोन जो है यहाँ पर इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पिट्यूटरी गुदूद कहाँ पर पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर हमारे यहाँ पर पाया जाता है। तो ये पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाले हार्मोन को नर हार्मोन और मादा हार्मोन को जो है कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी गुदूद एक मटर के साइज का एक छोटा सा गुदूद है, मटर के साइज का यानी जो मटर होता है उसके साइज जैसा बिल्कुल छोटा सा गुदूद है जो जिस्म के अहम अफ़ाल और उमूमी तंदुरुस्ती को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये पिट्यूटरी गुदूद जो है साइज में बिल्कुल छोटा होता है, एक मटर के साइज का एक छोटा सा गुदूद है ये, और ये जिस्म के सारे अहम जो काम होते हैं अफ़ाल होते हैं और अमूमी जो तंदुरुस्ती होती है जिस्म की उसको मुनज़्ज़म करने में यहाँ पर इसका बहुत ही अहम किरदार होता है। तो इसे जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्यादातर हार्मोन खारिज करने वाले दूसरे गुदूद की सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। तो जिस तरह से यहाँ पर किसी को कंट्रोल जो यहाँ पर स्कूल में जिस तरह से बच्चों को एक टीचर यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, तो बिल्कुल एक सादा मिसाल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जिस्म के जो दूसरे जो गुदूद हैं तो उन गुदूद की सरगर्मियों को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी गुदूद, और इसीलिए इसको
मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी गुदूद जो है अक्सर मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना सिर्फ अपने हार्मोन्स को खारिज करता है बल्कि ये दूसरे गुदूद के हार्मोन्स को बनाने और इखराज करना यानी खारिज करने के लिए भी कहता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपको टारगेट टिश्यूज कहा जो है यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम हदफी अज़्ज़ू कहते हैं। तो यहाँ पर पिट्यूटरी जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड यूं ही नहीं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये न सिर्फ अपने हार्मोन्स को खारिज करता है बल्कि ये दूसरे गदूद को हार्मोन बनाने के लिए कहता है और उसके अलावा खारिज करने के लिए भी कहता है। इसीलिए पिट्यूटरी गदूद को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। रतूबत खेज गदूद यानी इससे निकलने वाले हार्मोन जो हैं वो खसियों और बैज खानों को बरंगीख्ता करते हैं, जिससे वो नर में यानी मेल में टेस्टोस्टेरोन और मादा में ईस्ट्रोजन को खारिज करते हैं। बरंगीख्ता मतलब यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट। तो रतूबत खेज गदूद यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं? कसियों और बैज खाने जो तौलीदी आज़ा हैं, यहाँ पर कसिए और बैज खाने हैं, तो इनको स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो नर में यानी मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में यानी मादा में ईस्ट्रोजन हार्मोन को खारिज करते हैं। तो दौरान खून में छोड़े जाने पर ये हदफी अज़्ज़ू यानी टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। सन बलोग की शुरुआत पर जिस्म में तब्दीलियों को बरंगीख्ता करते हैं, तो स्टिमुलेट करते हैं इसको। तो सन बलोग की शुरुआत पर जिस्म में तब्दीलियों को स्टिमुलेट यानी बरंगीख्ता करते हैं। तो इंसानों की जिंदगी में तौलीदी मरहला, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या एक मर्तबा शुरू होने पर ये तौलीदी जिंदगी हमेशा बाकी रहती है या फिर कभी भी ख़त्म भी होती है? तो एक सवाल है, एक सादा सिंपल सवाल है कि क्या एक मर्तबा शुरू होने पर तौलीदी जिंदगी हमेशा बाकी रहती है या कभी ख़त्म भी हो जाती है? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जब खसिए और बैज खाने ज़वाजों को पैदा करने लगते हैं तो नौजवान यानी एडोलेसेंट्स जो होते हैं इनके तौलीद के ये अहल हो जाते हैं। तो ज़वाजों की पैदावार, उनकी नशोनुमा की सलाहियत औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा अरसे तक बाकी रहती है। औरतों में तौलीदी ज़िंदगी का मरहला सन बलोख्त 10 से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और आम तौर पर लगभग 45 से 50 साल तक की उम्र तक बाकी रहता है। तो बलोग के शुरुआत होने पर बैज़े नशोनुमा पाने लगते हैं और एक बैज़ा जब मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पा लेता है तो तकरीबन 28 से 30 दिनों के अंदर एक मर्तबा किसी एक बैज़ खाने से आज़ाद होता है। यहाँ पर बैज़ खाने से जो है आप देखें, यहाँ पर जो आज़ाद होता है वो बैज़ा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो औरतों में तौलीदी ज़िंदगी जो है, यहाँ पर सवाल क्या था कि क्या ये तौलीदी ज़िंदगी जो है हमेशा बाकी रहती है या फिर ख़त्म भी होती है? तो इस तरह उसका जवाब कुछ इस तरह से है, देखिए कि औरतों में तौलीदी ज़िंदगी का मरहला यानी सन बलोग 10 से 12 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है और आम तौर पर लगभग 45 से 50 साल तक की उम्र तक ये बाकी रहता है। और यहाँ पर बलोग के शुरू होने पर यहाँ पर क्या होता है कि बैज़े जो है नशोनुमा पाने लगते हैं और एक बैज़ा यानी उसमें उन बैज़ों में से अगर एक भी बैज़ा अगर जब मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पा लेता है तो तकरीबन 28 से 30 दिनों के अंदर जो है ये एक मर्तबा किसी एक बैज़ खाने से आज़ाद होता है। और इस अरसे में रिहम जो है यहाँ पर जिसको यूट्रस कहा जाता है उसकी दीवारें जो है सख्त और मोटी हो जाती है
और इंसानों में हर महीने जो है दोनों बैज़ खानों में से किसी एक बैज़ खाने से एक तैयार बैज़ा जो है बैज़ नली में खारिज होता है। और यहाँ ये बैज़ा जो खारिज होता है, ये बैज़ा स्पर्म से बारावर होता है, यानी फर्टिलाइज्ड होता है, और इसके नतीजे में हमल ठहर जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैज़ा जो है स्पर्म से बारावर होता है और इसके नतीजे में जो है हमल ठहरता है। अगर बारावरी नहीं होती, यानी अगर स्पर्म से अगर बैज़ा जो है बारावर नहीं होता है, तो इखराज शुदा बैज़ा जो है और रहम की मोटी जो परत अपनी खून की नालियों समेत टूट फूट जाते हैं, जिसे हैज या फिर माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो माहवारी तकरीबन 28 से 30 दिन के अंदर एक बार आती है। पहली बार माहवारी यानी बलोख्त के वक्त शुरू होती है, जिसे हैज अव्वल यानी मेनार्की कहा जाता है। तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र के दरमियान माहवारी का दौर खत्म हो जाता है। तो माहवारी के खत्म होने को इनक़ताए हैज यानी मीनोपॉज कहा जाता है। तो माहवारी जो है जब शुरू हो जाती है तो उसे हैज अव्वल यानी मेनार्की कहा जाता है। अब जब खत्म हो जाती है तो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। तो माहवारी के दौर को हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो इस दौर में शामिल हैं बैज़े की मुकम्मल नशोनुमा, बैज़े का इखराज, रहम की दीवार का मोटा होना और हमल करार ना पाने की सूरत में टूट जाना। तो ये सारे यहाँ पर माहवारी के दौर को हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो इस दौर में कौन से जो है यहाँ पर मरहले आते हैं, देखिए, बैज़े की मुकम्मल नशोनुमा, बैज़े का इखराज, रहम की दीवार का मोटा होना यानी यूट्रस की दीवार का मोटा होना और हमल करार ना पाने की सूरत में टूट जाना। तो बैज़े के बारावर होने की सूरत में इसमें तकसीम होती है यानी सेल डिवीजन होता है और फिर ये मजीद नशोनुमा के लिए नस्ब हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंसानी बारावरी ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर जो बैज़ा होता है वो बारावर होने की सूरत में उसमें तकसीम शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन होता है और फिर ये मजीद नशोनुमा के लिए नस्ब हो जाता है। तो रहम में किसी बच्चे की जिन्स कैसे मालूम की जाती है? हालांकि रहम में किसी बच्चे की जिन्स मालूम करना गैर कानूनी होता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बच्चे की जिन्स मुतय्यन होते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लड़का या फिर लड़की, किस तरह से यहाँ पर बैज़ा जो है बारावर होने के बाद लड़का या फिर लड़की जो है यहाँ पर रहम में बनते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि रहम में किसी बच्चे की जिन्स को मालूम करना, तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है यहाँ पर जो होती है वो गैर कानूनी है, बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलियों की मरकज़े जो होते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर की तरफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तमाम इंसानों के खलियों के मरकज में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स। तो उन क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स जिनसी क्रोमोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको X और Y कहा जाता है, वो होते हैं। ठीक है, तो खलिए का जो मरकज़ा होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो उसमें कुल 23 जो है क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं। तो उनमें से जो है 2 क्रोमोसोम्स X और Y के होते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स जिसको हम जिनसी क्रोमोसोम्स कहते हैं यानी X और Y के नाम पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 22 जोड़े यहाँ पर क्रोमोसोम्स के हैं जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और आखिरी जो एक जोड़ा है यानी 23वां जोड़ा जो है वो है जिनसी क्रोमोसोम का,
जो कि X और Y का होता है, यहाँ पर 2 X अगर हैं तो वो है फीमेल यानी मादा, और अगर एक X और एक Y है तो वो है मेल यानी नर, जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स यानी जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो इंसानों में हर खलिए में अमूमन क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। तो कुल 46 यानी 46 के लिए, ठीक है, 23 23 46, ठीक है, तो 46 होते हैं। तो इनमें से 22 जोड़े जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, तो मर्द और औरत दोनों में एक जैसे होते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑटोसोम्स, ये जो 22 हैं, 22 जोड़े, तो ये जो हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और ये मेल और फीमेल यानी मर्द और औरत दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा है, इसमें ये जो जिनसी क्रोमोसोम है एक्स वाई अगर है तो ये है मर्द यानी मेल, और अगर ये दोनों एक्स हैं यानी एक्स और एक्स तो ये है फीमेल यानी औरत। 23वीं जोड़ी जिनसी क्रोमोसोम मर्दों और औरत में मुख्तलिफ होते हैं। तो औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो औरतों में कितने क्रोमोसोम एक्स, कितने एक्स होते हैं? 2 एक्स, जो कि 23वां जोड़ा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का। और मर्दों के पास 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। तो औरतों में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, जबकि मर्दों में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर देखिए मेल यानी मर्दों में 22 जो है ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वां जोड़ा जो है 1 एक्स क्रोमोसोम का और 1 वाई का, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल में यानी औरतों में देखिए आप, यहाँ पर ऑटोसोम्स 22 हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम यानी जो जिनसी क्रोमोसोम है वो दोनों एक्स हैं, यानी एक्स और एक्स। तो एक गैर आवर बैजे में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वो बैजा जो गैर यहाँ पर बारावर नहीं होता है, जो बारावरी से पहले भी उसके अंदर पहले ही से एक एक्स मौजूद होता है। तो यहाँ पर देखिए 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम, ये एक गैर आवर बैजे की जो है यहाँ पर हालत है। तो इसमें पहले ही से एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन स्पर्म जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक किस्म के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और दूसरे किस्म के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक गैर बार आवर बैजे में पहले से ही एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्पर्म जो है वो 2 किस्म के होते हैं। या तो उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या फिर उनके अंदर एक वाई क्रोमोसोम होता है। जब एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक बैजे के साथ को बारावर करता है यानी फर्टिलाइज करता है, तो बोलिए आप क्या होगा? जाइगोट, दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में। तो क्योंकि स्पर्म में एक्स है और बैजे में एक्स है, तो 2 एक्स यानी एक्स एक्स। तो यहाँ पर बच्चे की जिन्स क्या होगी? हाँ, औरत यानी फीमेल, क्योंकि गैर बारावर बैजे में पहले ही से एक एक्स होता है, और एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है अगर वो बैजे को बारावर करता है तो यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो जो जिसके नतीजे में एक जिन्स यहाँ पर क्या होगी? बच्चे की फीमेल यानी लड़की। और फिर जब एक स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है तो एक बैजे को बारावर करता है, तो जाइगोट में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होंगे, और ये क्या होगा? बच्चे की जिन्स क्या होगी? लड़का यानी मेल। तो यहाँ पर देखिए एक स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम मौजूद है, एक गैर बारावर बैजे को जिसमें एक्स पहले ही से मौजूद है अगर उसको बारावर करता है तो एक स्पर्म का वाई और बैजे का एक्स यहाँ पर बच्चे की जिन्स को क्या बनाएंगे? मेल यानी लड़का। अब आप जान गए हैं
के बाप के जिनसी क्रोमोसोम यानी स्पर्म के जो क्रोमोसोम होते हैं बाप के, बच्चे की जिन्स का तयन करते हैं। यानी जो बच्चे का जिन्स होता है उसको तय करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम बाप से यानी फादर से यहाँ पर मिलते हैं। और ये यकीन कि माँ अपने बच्चे की जिन्स के लिए जिम्मेदार है, ये सरासर गलत है और इसके लिए उस पर इल्ज़ाम लगाना बिला जवाज है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि अरे इसको तो सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो ये जो वजह है, इसकी साइंसी वजह, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? एक माँ अपने बच्चे के जिन्स के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि बाप जो है बच्चे की जिन्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सारे जो है यहाँ पर वजूहात को देखकर आपके दिमाग में आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बच्चे की जिन्स जो तय होती है वो उसके लिए माँ नहीं बल्कि बाप जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये बच्चे की जिन्स यानी लड़का जो वाई होता है वो वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ बाप के क्रोमोसोम से यहाँ पर हासिल होते हैं। इसलिए ये हम जो यकीन यहाँ पर हमारे माशरे में है कि माँ जो है अपने बच्चे की जिन्स के लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर, जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर बैजे को बराबर करता है, तो वो लड़की यहाँ पर जिन्स जो है लड़की की जिन्स बनती है। और ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है अगर वो बैजे को बराबर करता है तो यहाँ पर बच्चे की जिन्स होगी लड़का। तो यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए आप ये जो क्रोमोसोम्स में ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसमें जो वाई क्रोमोसोम है ये जो है लड़के की जिन्स के लिए जिम्मेदार है, और यहाँ पर ये जो वाई क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ बाप के स्पर्म से यानी बाप के जिन्स यहाँ पर क्रोमोसोम से हासिल होता है। तो जिनसी हार्मोन के अलावा दीगर हार्मोन्स यहाँ पर कौन से हैं? देखिए आप ये बात पहले ही से पढ़ चुके हैं कि रतूबत खेज गुदा यानी पिट्यूटरी गुदूद के जरिए अफराज शुदा हार्मोन जो होते हैं वो खसियों और बैजों को तहरीक देते हैं ताकि वो अपने हार्मोन पैदा करें। तो रतूबत खेज गुदा जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक बेनाली गुदूद है, और ये गुदूद यानी ग्लैंड दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जिस्म में इन गदूद के अलावा और भी बेनाली गदूद हैं। तो मिसाल के तौर पर है थायराइड गदूद, लबलबा यानी पैंक्रियास और एड्रीनल गदूद। तो इन सारे गदूद के बारे में हम मुताला करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, रतूबत खेज गदा और थायराइड गदूद, एड्रीनल गदूद और लबलबा यानी पैंक्रियास। तो थायराइड ग्लैंड गर्दन के नीचे यानी कंठ एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे ही वाक़या होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? एडम्स एप्पल जो है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर थायराइड गदूद पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यहाँ पर खारिज होता है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन मिला हुआ एक तुरशा है, तो अमीनो एसिड है। तो थायरॉक्सिन इस्तेहाली अमल की शरह पर असर रखता है, हरारत को बढ़ाता है, दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा करता है। तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली बीमारियों में यहाँ पर देखिए सादा ग्वाइटर है, जिसे सिंपल ग्वाइटर कहा जाता है या फिर घेंगा भी कहा जाता है। तो ये थायरॉक्सिन की कमी से यहाँ पर होने वाली बीमारी का नुक्स का नाम है सिंपल ग्वाइटर। तो इस सिंपल ग्वाइटर यानी घेंगा की अलामतें क्या हैं? बड़ा और बेडोल और उभरा हुआ गला और उभरी हुई गर्दन। तो यहाँ पर तस्वीर में देख सकते होंगे। तो कई सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिनकी गर्दन या फिर गले पर जो है गर्दन जो है बहुत उभरी हुई होती है। तो ये अलामत है थायरॉक्सिन की कमी की, जिसे हम सिंपल ग्वाइटर या घेंगा कहते हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से खारिज होता है, इफराज होता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। तो हालिया दिनों में शक्कर की बीमारी या फिर डायबिटीज, जिसको ज़ियाबितीज आम तौर पर कहा जाता है, तो ये बहुत आम हो गई है। बहुत सुनने हमें कहीं भी जो है ये डायबिटीज का नाम जो है सुनते हैं अक्सर। इसको साइंसी तौर पर डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो ये
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इफराज होने वाले हार्मोन की कमी का सबब है। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये लबलबे में आजादाना तौर पर जो है तैरते हैं। लबलबा यानी पैंक्रियास, जिस यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लबलबे में जो आजादाना तौर पर जो तैरते हैं ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इनसे खारिज होने वाले इफराज होने वाले हार्मोन की कमी से जो है यहाँ पर डायबिटीज नामी बीमारी होती है, जिसको हम शक्कर की बीमारी यानी डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो लबलबा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामी दो हार्मोन पैदा करता है। तो इंसुलिन की कमी से खून में ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा होता है, जिसे शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज कहते हैं। और इसकी अलामतें क्या हैं देखिए, खून में ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा और पेशाब की हाजत बार बार पेश आना, प्यास लगना और थकान और पसीना आना। ये तो सारी अलामतें डायबिटीज की हैं। और ये डायबिटीज जो है शक्कर की बीमारी जिसको हम कहते हैं, ये इंसुलिन की कमी से खून में ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा होने की वजह से होती है। एड्रिनल ग्लैंड, तो हमारे दोनों गुर्दों के ऊपर मुसल्लसी टोपी नुमा साख्त जो होती है, हम उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड, रीनल, एड्रिनल यानी गुर्दों के ऊपर। तो ये जो मुसल्लसी टोपी नुमा साख्तें नजर आ रही हैं आपको, ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है और इनसे इफराज होने वाले हार्मोन का नाम है एड्रिनालिन। ठीक है। आमतौर पर एड्रिनालिन बहुत ही कम मिकदार में खारिज होता है, लेकिन नागहानी हालात जैसे डर, गुस्सा और जज्बाती परेशानी में बहुत ज्यादा मिकदार में बनता है। आमतौर पर एड्रिनालिन बहुत ही कम मिकदार में जो है खारिज होता है, लेकिन बहुत सारे नागहानी हालात यानी अचानक हो जाने वाले हालात जैसे कि डर है, गुस्सा, जज्बाती परेशानी या फिर दूसरे जो नागहानी हालात होते हैं, तो उनमें ये ज्यादा मिकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन का इफराज उस वक्त करते हैं जब रतूबत खेज गुदा यानी पिट्यूटरी गुदूद जो ग्लैंड होता है उसके जरिए अहकामात मिलते हैं। जब पिट्यूटरी गुदूद यहाँ पर एक मैसेज भेजता है कि हाँ इन हार्मोन को खारिज रिलीज करना है, इफराज करना है, तो उस वक्त ही थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन इफराज होते हैं। तो आपने पहले ही यहाँ पर जान लिया है कि पिट्यूटरी गुदूद को इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। तो रतूबत खेज गुदा यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये नमो हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का इफराज करता है। ये ग्रोथ हार्मोन किसी भी शख्स की नमो की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने सीखा सानवी जिनसी खसूसियात, तौलीदी अमल को शुरू करने में हार्मोनों का किरदार, इंसानों की जिंदगी में तौलीदी मरहला, रहम में किसी बच्चे की जिन्स कैसे मालूम की जाती है जो कि मालूम नहीं करनी चाहिए, जिनसी हार्मोन के अलावा दीगर हार्मोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहला सवाल, हार्मोन क्या हैं? जवाब है हार्मोन कीमियाई अशिया हैं जिनका इफराज बेनाली गुदूद करते हैं। दूसरा सवाल, नर हार्मोन और मादा हार्मोन के नाम बताइए। जवाब, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, मादा हार्मोन ईस्ट्रोजन। तीसरा सवाल, हमारे जिस्म में जिनसी हार्मोन खारिज करने वाले गुदूद के अलावा और दूसरे बेनाली गुदूद कौन से हैं? तो उनके नाम क्या हैं बताइए। जवाब, थायराइड गुदूद, लबलबा और एड्रिनल गुदूद। तो चलिए घर पर काम हो जाए। तो दर्जे झेल सवालात के जवाबात लिखिए। ये होमवर्क के तहत आपको सवालात दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, तमाम इंसानों के खलियों के मरकजे में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? दूसरा सवाल, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तीसरा सवाल,
एड्रीनल ग्लैंड पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी नुकात के बारे में हमने मुताला किया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना